अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे गांव ग्रामीण में कोरोना वायरस की महामारी बड़े व्यापक, गंभीर, जानलेवा तरीके से गांव में तबाही फैला रही है। और ये तबाही अब दिखने लगी है। क्यों? क्योंकि गांव से अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं। हमारे संवाददाताओं ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से जिस प्रकार की तस्वीरें, लोगों के गम, उनके गुस्से का इजहार करते हुए बयान और उनकी तकलीफों को भेजा है, वो कलेजा चीर देने वाला है। गांव के हालात बहनों भाइयों बहुत ही खराब हैं। मेरठ से लेकर गोरखपुर तक स्थितियां बड़ी विकट हैं और बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक उत्तर प्रदेश के चारों कोनों में गांव में ये त्रासदी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज शहरों में आई त्रासदी से ज्यादा बड़ी और भयानक है। गांव के हालात ये हैं कि वहां टेस्ट नहीं हो रहा है। पैरासीटामॉल जैसी सामान्य बुखार की दवा भी गांव गरीब को उपलब्ध नहीं है। महंगी और बड़ी दवाओं और इलाज की बात करना गांव में बेईमानी है। आत्ममुग्धता में लीन सरकार, जिसका सारा ध्यान सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी छवि चमकाने को लेकर है, टीवी मीडिया में छवि चमकाने को लेकर है, वो सरकार अपने ही प्रदेश के नागरिकों को बेहतर इलाज देने में विफल है। वो भी तब जब आपके पास पर्याप्त समय, पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त अवसर है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के शहरों में किस तरह से व्यापक तबाही हुई, उसके बावजूद उससे कोई सबक, कोई सीख नहीं ली और शहरों से होती हुई ये तबाही अब गांव की तरफ पहुंच चुकी है। जिनको इस व्यवस्था को संभालना है वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर गड़ाए हुए हैं। गांव के खराब हालात को झुठलाने का प्रयास चल रहा है, जैसे कि शहरों में किया गया। ये दृश्य बहुत विचलित करते हैं और बेचैन भी करते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल 12 पेज के इस आदेश में, रात में 12 बजे मिडनाइट, यह आदेश वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 पेज के इस आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना के कुप्रबंधन, घटिया तैयारी, दूरदर्शिता का अभाव और आज की डेट में भी अपनी गलतियों को न स्वीकार करने की पोल पट्टी खुल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं हलफनामा दिया है। कोर्ट ने कहा है, पैरा 2 में इसका उल्लेख है, 12 पेज के इस ऑर्डर में। उत्तर प्रदेश की सरकार खुद कहती है कि उसने समयबद्ध तरीके से यूपी में टेस्टिंग घटा दी है और यह आंकड़ा 27 अप्रैल तक का है। कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें सरकार ने स्वीकारा है कि उसने टेस्टिंग घटा दी है और यह शपथ पत्र 27 अप्रैल का है। आप उसके आगे की कल्पना करिए कि इस वक्त जांचें किस कदर से सीमित कर दी गई हैं, बाधित कर दी गई हैं और अब घटा दी गई हैं। सरकार स्वयं स्वीकारती है कि उसने टेस्टिंग घटा दी है। तो जब आप टेस्ट करेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि आप अपना डाटा मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। जनता के जिंदगी के मैनेजमेंट में सरकार की कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती है, पहली बात। दूसरा विषय यह है कि सरकार ने समय रहते जीवन रक्षक दवाएं नहीं खरीदी। कोर्ट में गृह सचिव द्वारा दिए गए एफिडेविट से यह बात भी स्पष्ट हो गई। यानी सरकार के मीडिया में किए गए दावे, टेलीविजन चैनल्स पर दिए गए बयान और कोर्ट के सामने पेश की गई हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। कोर्ट में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। कोर्ट में आपको वही कहना पड़ता है जो वास्तविकता हो, जो डेटा में हो, जो आंकड़ों में मौजूद हो। लिहाजा कोर्ट पहुंचते ही शपथ पत्र से उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना कुप्रबंधन की पोल पट्टी खुल गई है। गांव के हालात ये हैं कि आज उन्नाव के भीतर गंगा की नदी के किनारे बड़ी तादाद में उन्नाव के लोगों के शवों को दफनाया गया है। ये कौन लोग हैं जिन्हें दफनाया जा रहा है, वो भी गंगा नदी के किनारे? ये हमारे अपने उन्नाव के लोग हैं। गंगा नदी के किनारे अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से लेकर बलिया तक दोनों पट्टी में जाइए और देखिए कि किस बड़ी तादाद में या तो लोगों को जलाया जा रहा है या दफनाया जा रहा है या जल प्रवाह करके डेड बॉडी को गंगा जी में डंप कर दिया जा रहा है, जिसे चील, कौवे, गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों की हकीकत बहनों भाइयों आपको देखनी है तो जाइए गंगा नदी के किनारे दफनाई गई लाशों और बहती हुई लाशों को काउंट करिए। आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में तबाही का स्तर कितना बड़ा और व्यापक है। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर मारे गए अपने नागरिकों के साथ संवेदना तो छोड़िए,
उनकी स्वीकार्यता भी नहीं है, उनको गिना भी नहीं जा रहा है जो लोग मारे जा रहे हैं। टेस्ट आप कराते नहीं हैं, दवा आप देते नहीं हैं, ऑक्सीजन आप उपलब्ध नहीं कराते हैं, इलाज के लिए अस्पताल है नहीं, और मरने के बाद इज्जत से अंतिम संस्कार भी नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का शायद कई दशकों में नहीं रहा होगा जो आज की परिस्थिति में विद्यमान है। गोरखपुर से 28 किलोमीटर पहले निवासा करके एक गांव है, 5000 से ज्यादा की आबादी का यह गांव। हमारे रिपोर्टर जब वहां 2 दिन से मौजूद हैं, गांव के लोग फूट फूट कर रो रहे हैं टीवी चैनल के कैमरे के सामने, बता रहे हैं कि गांव में अधिकांश लोगों के घर चारपाई पड़ी है, लोग लेटे हैं, खांसी जुकाम सर्दी बुखार और सांस फूल रही है। 2 दिन हंगामे के बाद आज जाकर टीम पहुंची, वो भी 90 लोगों का टेस्ट किया, टेस्ट किट खत्म हो गई, टीम भाग गई। गांव के लोग सरकार और मीडिया से नाराज हैं। मीडिया में उनका सच नहीं आ रहा और सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इस गांव में तमाम लोग मारे जा चुके हैं पंचायत चुनाव के बाद। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कहानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की है। हर एक गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा हुआ है। रात में लोग सोते हैं, सुबह मरे हुए मिलते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके शरीर में ऑक्सीजन का अभाव है, या उन्हें पता नहीं कि कोरोना कितनी घातक गंभीर बीमारी है। सरकार असत्य वादन करती रही, असत्य बोलती रही, गलत बयान करती रही, और कोर्ट के समक्ष सरकार की पोल पट्टी खुली। जब होम सेक्रेटरी ने वहां पर एफिडेविट दाखिल किया तब पता चला यूपी में तो टेस्टिंग ही घट गई है। मैं लखनऊ का प्रमाण देता हूं। लखनऊ के अप्रैल में, आखिरी हफ्ते में अप्रैल में पिछले महीने 30,000 से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट होते थे। आज की डेट में लखनऊ के भीतर 14-15 हजार टेस्ट भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आप टेस्टिंग घटा के, टेस्टिंग को रोक के, प्राइवेट लेबोरेटरीज को धमका के, टेस्ट किट उपलब्ध ना करवा के कोरोना को रोक नहीं सकते हैं। वो तबाही है, ज्वालामुखी बनकर फूटेगा, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। और यही एग्जैक्टली हुआ था उत्तर प्रदेश के शहरों में, जहां बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प कर मरे, बेड के अभाव में तड़प तड़प कर मरे, और जो किसी तरह भर्ती हो गए थे उनका इलाज के अभाव में निधन हुआ, मृत्यु हुई। अब हाईकोर्ट का कहना है कि वो कोरोना पर एक शिकायत प्रकोष्ठ गठित करेगा, एक सीजीएम लेवल का जज उनका अध्यक्ष होगा। कोर्ट ने काफी चीजें अपने हाथ में ले ली हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार कैसे हैंडल कर रही है। जिन जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, उन 5 जिलों से सारी रिपोर्ट तलब की गई है, सारा ब्यौरा कोर्ट ने मंगवाया है। वैक्सीनेशन प्रोसेस पर सरकार से नीति के बारे में पूछताछ की है। तमाम जिलों में जहां फर्जी एफआईआर की दर्ज की गई थी अस्पताल वालों पर, उन एफआईआर पर स्टे किया है कोर्ट ने। बात गंभीर है, और हम गांवों को उसी प्रकार हैंडल कर रहे हैं जैसे कि हमने लखनऊ को हैंडल किया था। शमशान के शहर में तब्दील कर दिया गया था। लाशों की मीनार खड़ी हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी के भीतर, और वही हालात आज गांव के भीतर हो रहे हैं, जहां लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, बिना टेस्ट के मर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि कोरोना है। अब सरकार पता नहीं कि इन गांवों में टेस्ट करवा रही है, कहां मेडिकल टीम भेज रही है, और खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि हाईकोर्ट में वो स्वयं स्वीकारती है कि उसके पास व्यवस्था नहीं है। इन अभाव और इन ज्यादतियों के बीच उत्तर प्रदेश के लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं बहनों भाइयों, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज मुझे मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली से तमाम फोन आए, ग्रामीण क्षेत्र से। कोई दुखी था, कोई रो रहा था, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा था। 36 घंटे की लंबी लाइन मेरठ में है, जहां घर में आइसोलेशन में पड़े मरीज को ऑक्सीजन चाहिए, और घर के लोगों को 36 घंटे में रिफिलिंग हो रही है, और आप कहते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन लबालब है। अगर लबालब है तो क्या इनको शौक चढ़ा है? सरकारी दावों के विपरीत बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर लोग दम तोड़ने को मजबूर हैं, मरने के लिए मजबूर हैं। शायद उत्तर प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस त्रासदी ने उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर डाला है, बर्बाद कर डाला है। लोगों का जीवन खत्म हो गया है। एक एक घर से 4-4, 5-5 अर्थियां उठी हैं रायबरेली के ऊंचाहार के भीतर। पूरा परिवार का परिवार तबाह और बर्बाद हो गया है लोगों का।
इनके दुखों की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। क्या कोई बेटा यह बात भूल सकता है कि उसका पिता उसके सामने ऑक्सीजन के लिए एक एक सांस के लिए घुट घुट कर मरा है? नहीं भूल सकता कोई। वो विधवा बहनें सरकार से जवाब चाहती हैं जिनके पति उनकी आंख के सामने बिना इलाज के तड़प के मरे। हमने अपनों को खोया है। उत्तर प्रदेश के हमारे अपने लोग मरे हैं और अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास संवेदना की जगह दो शब्द भी नहीं है, बल्कि उनके साथ क्रूर मजाक हो रहा है। हमारे भाई बहनों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनके साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मॉडल बेहतरीन है। अगर बेहतरीन है तो ये लाशें किसकी चील कौए गिद्ध नोच कर खा रहे हैं? बिना ऑक्सीजन के मरे लोग जवाब चाहते हैं आपसे। बिना इलाज के मरे लोगों के परिवार वाले जवाब चाहते हैं आपसे। करीब 800 अध्यापक जो उत्तर प्रदेश के भीतर पंचायत चुनाव की ड्यूटी में मरे, उनके परिजन जवाब चाहते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी आपसे जवाब चाहती है। जो अधिकारी और कर्मचारियों का परिवार खत्म हुआ इस कोरोना में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी मां, उनका पिता आपसे जवाब चाहता है। झूठे प्रचार, गलत बयान, जनता के साथ खिलवाड़, मजाक और असत्यता ने उत्तर प्रदेश में मौतों का जो भयानक खेल खेला है, सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है। शायद किसी महामारी में इस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश के भीतर उत्पन्न हुए हों, जहां अपने ही नागरिक तिल तिल कर मजबूर हों और सरकार उस पर अट्टहास कर रही हो। क्रूरता के साथ मजाक किया जा रहा है। जिस वक्त उत्तर प्रदेश के लोगों को संवेदना के दो शब्द, हाथ पकड़कर साथ चलने की जरूरत है, व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने की जरूरत है, उस वक्त हमारे प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। जांच को खत्म करके आप बताते हैं कि कोरोना खत्म कर लिया है, खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपने ही लोगों की लाशों पर खड़े होकर। शायद इससे बड़ा अफसोस का कोई दिन किसी राज्य के लिए हो नहीं सकता। बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं कि गांव के लोगों की कुछ तकलीफें आप सुनें, इसको आत्मसात करें, इन तकलीफों के साथ खुद को जोड़ें और इनकी पीड़ा को महसूस करें। तब आपको पता चलेगा कि जिसने अपना घर के लोग खोए हैं वो उनके लिए कितने अजीज थे। आप सुने। कोरोना से 20 दिन में 40 मौतें हो गई हैं, लगभग सैकड़ों लोग बीमार हैं। इसीलिए हम पूरा परिवार अपना सहित रिश्तेदारी कहीं जा रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं है। भैया का करन गांव में ही रह के हम लोग परेशान हैं। यहाँ बीमारी बढ़ चुकी इतनी कि हम लोग घर परिवार छोड़ करके अब रिश्तेदारी में जा रहे हैं। क्या करें यहाँ पे गांव में? यहाँ से वही न यहाँ किसी को प्राथमिक उपचार मिल सकता है। गांव में बीमारी फैल रही है कि पहले से उसके लिए कोई प्रयास किए जाए, तो यहाँ गांव में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हमारे पूरे क्षेत्र में कई गांव में, अगल बगल कई गांव में मौतें कई हो चुकी हैं। लगभग 20-25 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि इस बीमारी से वो एक्सपायर हुए हैं। आपकी बात की कोई चीज़ नहीं आई है। अब फिलहाल 2-4 दिन से थोड़ी शांति है। नहीं, हमारे यहाँ रोज 4-5 डेथ हो रही थी। मुस्लिम बहुल्य गांव है, लगभग 20,000 की यहाँ आबादी है। यहाँ अब तो कोई कोविड टेस्ट के लिए कोई टीम नहीं आई, कोई टीका नहीं लगा, कोई लोगों को बुखार हो रहा है। लगभग 50% मौतें 15 दिन के अंदर गांव के अंदर हो चुकी है। ये बुखार चढ़ रहा है घर घर सबका, ना तो यहाँ कोई प्रशासन है, ना कोई आ रहा, ना कोई पूछताछ, कुछ नहीं है। आज ही मौत हो रही रोज की, कह 50 से ज़्यादा मौत हो रही। बुखार के तरीके से मौत हो रही है यहाँ से। और क्या नाम, वैसे कोई यहाँ डॉक्टर नहीं है, ना कोई दवाई देने वाला है। परेशान है बस सभी यहाँ से। राज्य सरकार के हलफनामे से ये पता चला कि दरअसल जांचें कम कर दी गई, इस कारण कोरोना भी कम होता जा रहा है। यानी अपने सरकारी आंकड़ों को ठीक करने के लिए सरकार आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये इसका क्रूर उदाहरण है। मेरे साथ आज की डिबेट में हरीशचंद्र श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता, रिटायर्ड जज सीबी पांडे साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कल के आए आदेश के बारे में। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं। संदीप सिंह प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं उत्तर धोना लखनऊ के। इनको मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है ताकि गांव के लोगों की तकलीफ़ों के बारे में हम इनसे समझ सकें। और हम सबके चहेते, हम सबके प्रिय और जिनका सबको इंतजार रहता है, डॉक्टर सूर्यकांत IMA के AMS सेल के नेशनल वाइस चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के मेडिकल एडवाइजर, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और शुक्रिया आप सभी का।
हरीश जी, अब तक तो आपकी सरकार कह रही थी कि आप कोरोना के मामलों की जांच बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, टेस्ट बहुत बढ़ा रहे हैं, इंतजाम बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके ही होम सेक्रेटरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है और उसमें स्वीकार किया है कि जांचें घटा दी गई हैं। ये विरोधाभास कैसे? देखिए, अब उन्होंने क्या हलफनामा दिया ब्रजेश जी, और आप जैसा आप बता रहे हैं कि 27 अप्रैल या 24 अप्रैल को उन्होंने हलफनामा दिया, उस समय तो औषधियों की शॉर्टेज थी पूरे प्रदेश में, लेकिन वर्तमान को अगर देखें तो ऑक्सीजन की भी आपूर्ति 1000 टन से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। और काफी कुछ, आप मेरठ का जिक्र अभी कर रहे थे, मैं वहां की बात, मैं इसकी बारी जानकारी लूंगा, लेकिन प्रदेश में बाकी सभी स्थानों पर अब ऑक्सीजन की आपूर्ति में कहीं लोगों के सामने दिक्कतें पेश नहीं आ रही, कहीं औषधियों की भी दिक्कतें नहीं पेश आ रही। और जो जांच के लिए आपने कुछ, आपके रिपोर्टर कुछ गांवों में गए, मैं नहीं कह सकता कि कुछ गांव में अभी टीम नहीं पहुंची है, लेकिन 41,000 टीमें सरकार ने लगाई हैं जो गांव-गांव जा रही है। और सरकार की बात तो आप छोड़ दीजिए, WHO की टीम 10,000 गांव में उत्तर प्रदेश में गई थी और उसने इस बात की पुष्टि की है कि योगी सरकार ने जिस तरह से गांव में जांच और ये दवाओं की किट पहुंचाना शुरू किया है, सराहना WHO ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार सराहना नहीं कर रही। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ठीक है, मैं समस्या व्यापक तौर पर है, तकलीफें हैं, जिन लोगों के परिवार से लोगों की जिंदगियां गई, हम उन सब लोगों की पीड़ा के साथ पूरी तरह खड़े हैं, सरकार खड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि भारत में जिस तरह से, चाहे वो विपक्ष हो या मीडिया के बहुत सारे मित्र हों, जितनी नकारात्मक पिक्चर पेश करते हैं, अमेरिका जैसा सबसे सशक्त देश दुनिया का, और जितनी कैजुअलिटीज हुई वहां और जिस तरह की हालात रही, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो अभिव्यक्ति हमारे लोगों की आती है कि अगर हम अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करें तो सकारात्मक काम हो रहा है, काम करें, तो मुझे लगता है कि ये समस्या कम होगी। सरकार निरंतर काम कर रही है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं हरीश जी, पूरी चुनौती के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप अमेरिका क्या यूरोप के किसी भी देश में एक भी उदाहरण प्रस्तुत कर दें कि वहां किसी भी नागरिक की जांच रोकी गई, वहां कोई भी नागरिक बिना ऑक्सीजन के मरा, वहां कोई भी नागरिक बिना इलाज के मिला, वहां कोई भी नागरिक ऐसा जिसको बेड न मिली हुई उसकी मृत्यु हुई। एक भी कोई उदाहरण दे दीजिए कि इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। आप जिस राज्य में हुकूमत करते हैं वहां ना तो टेस्ट हो रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना बेड मिल रहे हैं, ना इलाज मिल रहे हैं, और आप ये बात शपथ पत्र में खुद स्वीकार कर रहे हैं और स्वयं का मुकाबला अमेरिका से कर रहे हैं। आपको पता है कि वहां 40% से ज्यादा आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। बात का आपको जवाब देता हूं जी, मैं पूरा सम्मान करता हूं। जवाब देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन जहां की आप बात कर रहे हैं, वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका की उस आतंकवादी घटना को देखिए कि उसका विजुअल वहां के किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, यह वहां का राष्ट्रीय चरित्र है। आज हम यहाँ भारत का देखिए कि लोग तमाम भ्रामक वीडियो डाल करके पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सोशल मीडिया पे, और लोगों के घरों पे जो मौतें हो गई हैं, लाशें गंगा में बहाई जा रही हैं, वो राष्ट्रीय चरित्र है। अगर वो खबर दिखाई जाए तो वो राष्ट्रीय चरित्र खराब होता है। चरित्र तो मुझे लगता है कि आपकी सरकार का खराब है, जो लोगों की संवेदना के साथ खुद को जोड़ना नहीं चाहती है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक कोई बयान नहीं हो सकता है। आप देखिए, सरकार ने अगर काम न किया होता तो 13.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर के अपने घरों में नहीं गए। जो बच गए अपनी किस्मत से बचे हैं, अपने ट्रीटमेंट से बचे हैं। सरकार ने क्या किया है ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार के काम को आज भी आपने गांव के भीतर न तो टेस्ट कराते हैं, न दवा दे रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका एफिडेविट कह रहा है। या तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दो जिसने झूठा डेटा दिया है। इस बात को भी मैं पूरी तरह नकारता हूं। कहीं दिक्कतें क्यों कह रहे हैं? आपका होम सेक्रेटरी क्यों स्टेटमेंट दे रहा है, शपथ पत्र दे रहा है हाई कोर्ट में?
ये कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है, हाई कोर्ट में स्टेटमेंट गया है। कई बार हम नकारात्मक चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत तूल देते हैं ब्रजेश जी। हरीश जी, जिसके घर पे मौतें हुई हैं, जिन्होंने अपना खोया है, जिनका परिवार गया है, उनकी तकलीफ के लिए संवेदना के दो शब्द नहीं है और आप उनके साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। पीड़ा है, हम सब भी इसी समाज के, इसी उत्तर प्रदेश के। ओके, शुक्रिया आपका। मैं राजपाल कश्यप को जोड़ना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी तो कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय चरित्र है कि क्यों दिखाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है कि लाशों के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। डेटा ये देंगे नहीं, आंकड़े ये छिपाएंगे, कोर्ट को सच बताएंगे, हम दिखाएं तो कह रहे हैं राष्ट्रीय चरित्र खराब हो रहा है। हमारे अपने लोग मर रहे हैं, हम इनसे सवाल भी न पूछे, क्यों? क्योंकि इनकी इमेज खराब हो रही है। नहीं, तमाम लोग ठीक भी हो रहे हैं। शुक्रिया आपका शुक्रिया। आप राजपाल को बोलने दीजिए प्लीज। मैंने पर्याप्त समय दिया हरीश जी। जो लोग इससे हरीश जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, अब कृपया सहयोग करें। राजपाल जी बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी का चाल चलन चरित्र सभी जनता ने देख लिया है और देश ने भी देख लिया, उत्तर प्रदेश ने तो खास तौर से देख लिया। वो तो आप हैं, कम से कम सच्चाई दिखा रहे हैं। आपने पत्रकारिता का मतलब आपने सिद्ध किया है। वास्तव में ये गूंगी बहरी सरकार, गांव में लोग मर रहे हैं। हम अपने गांव का बता रहा हूं, 12 से 15 लोग मर चुके हैं और ये आपके अमेठी का है। गांव पता कर ले, नोट कर ले, बीजेपी प्रवक्ता महोदय, इनके सरकार के लोग नोट कर ले। ये हरिमऊ गांव है जहां 30 लोग लगभग मर चुके हैं। कटारी गांव है, दादरा गांव है जहां 20 लोग मर चुके हैं और ये जगदीशपुर में विधानसभा में है। आप तो हरदोई की तरफ कहीं सियामा गांव है जहां 40 लोग मर चुके हैं और देवरिया है जहां पे 20 लोग मर चुके हैं। अंडजा, ये पेपरों में भी छपा है। और आप गोरखपुर में पता करिए ना, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कितने गांवों में कहां क्या कर दिया आपने। एक ऑक्सीमीटर नहीं गांव में है, एक दवाई देने वाला नहीं है और वहां तो छपा है पेपर में 47,000 लोग लगभग बुखार से पीड़ित हैं, उनका आज तक जांच नहीं हुआ। अरे मुख्यमंत्री जब अपने जनपद को नहीं संभाल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जनपद में एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, बेड नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, केवल भाषणबाजी से नहीं चलेगा देश। और जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं गांवों में, जिस तरीके से भयावह स्थिति बन गई है और चुनाव में कितने शिक्षकों की मौत हो गई, ये देखिए मेरे हरदोई जनपद का है जिसमें ये 32 शिक्षकों की मौत हुई है चुनाव में। ये सब आंकड़े हैं। और ये देखिए, ये अंडजा गांव है जहां 15 दिन में 20 लोग मरे हैं। ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहे। ये सरकार कह रहे हैं कि सरकार इससे राष्ट्रीय चरित्र खराब होता है, कह रहे हैं इससे चरित्र खराब होता है, मत दिखाओ। ये चरित्र तो बीजेपी का खराब है और चाल चलन चरित्र देख लिया है। इतनी निकृष्ट, इतनी भ्रष्ट और इतनी बेईमान सरकार, इतनी संवेदनहीन सरकार, बीजेपी की जितनी संवेदनहीन सरकार है ऐसी कोई सरकार नहीं। कुछ व्यवस्था नहीं है, लोग हाहाकार है, ऑक्सीजन नहीं रहे, बेड नहीं मिल रहा। और हम लोगों ने देखा है दंश, हम लोग भर्ती नहीं करा पाए, हम लोग ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। कितने लोग तड़प तड़प के अपने लोगों को खोया है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, बेड नहीं मिल पाया। हमारी माँ और पिता खुद कोरोना से पीड़ित थे, हमने सरकारी अस्पताल नहीं दिला पाया यहाँ लखनऊ में, हमें प्राइवेट ले जाके वहां रायबरेली के रोड पे ले जाके एडमिट कराना पड़ा। क्या सरकार बात करती है? इनके बीजेपी के विधायक और सांसद, मिनिस्टर और क्या है? आप केंद्रीय मंत्री से लेकर कोई बेड दिला पा रहा है? और जो नंबर इन्होंने जारी किए हैं, हम कह रहे हैं वो नंबरों पे मिला के हरीश श्रीवास्तव ही जी किसी को एडमिट करा दे, किसी की हैसियत नहीं है, केवल नंबर भ्रम। अब सुप्रीम कोर्ट में जब झूठे नंबर दे दिए, हाई कोर्ट में मिलवाया नंबर, वो झूठे निकले। हाई कोर्ट में ये आंकड़ा छुपाए जा रहे हैं। गांव में बड़ी भयावह स्थिति है। आप ब्रजेश जी लगातार दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। इनको तो एक गांव से रिपोर्ट दिखाऊंगा, एक गांव से, एक मजरा और पूर्वा तक अपने रिपोर्टरों को भेजूंगा। जो इनका सरकारी गांव के हम अपने बहनों भाइयों को यूं ही नहीं छोड़ सकते।
हम वो उनके साथ खड़े हैं। फेल हो शुक्रिया गया। आपका, धन्यवाद। इनके अधिकारी धन्यवाद। 9 टीम बना के 11 धन्यवाद, बना के शुक्रिया। मुख्यमंत्री राजपाल जी, को धन्यवाद। कुछ आता ही जाता नहीं। धन्यवाद। और संकट और आपदा के समय ही तो सीबी पांडे साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत धन्यवाद। सीबी पांडे साहब फार्मर जज रहे हैं और जाने माने अधिवक्ता भी हैं और राज्यपाल के सलाहकार भी विधि मामलों के रह चुके हैं। पांडे जी, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आपने पढ़ा होगा 12 पेज का। मैं कई मामलों में इसको बड़ा ऐतिहासिक और लैंडमार्क जजमेंट मानता हूं, जिन बिंदुओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फोकस किया और अपना आदेश दिया। इसमें क्या क्या खास बातें कही गई हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं दर्शक। देखिए, सबसे तो खास बात यह है कि जो बात सरकार कह रही है अपने एफिडेविट के द्वारा, उसको हाईकोर्ट विश्वास ही नहीं कर रहा है। आप ही बताइए, शायद ही कभी ऐसा हुआ कि हाईकोर्ट गवर्नमेंट सरकार ने कोई बात एफिडेविट पे कहा और उसको हाईकोर्ट ने कॉल करके, मोबाइल से कॉल करके उसको पूछा उस अथॉरिटी से कि वो बात सही कह रही है सरकार की नहीं कर रही है। बताइए, इससे शर्मनाक बात तो मैं नहीं समझता कि मैंने जुडिशरी के इतिहास में ऐसा नहीं देखा कि जब कोई एफिडेविट सरकार दे रही है तो उससे हम जब हाईकोर्ट सीधे उसे पूछ रही है और ये पता लगा तो झूठा एफआईआर, झूठी बात कह रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं नहीं समझता कि कोई सरकार हाईकोर्ट के सामने झूठा एफिडेविट दे सकती है और झूठी बात कह सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने जिन बातों के सब इंडिकेट किया था, देखिए यही बेंच है तो कोई दूसरी बेंच नहीं थी, इसी बेंच ने कहा था कि आप लॉकडाउन करिए क्योंकि आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसी से एसेस किया जो बात उन्होंने पूछा था और उससे जो आपने उनको तथ्य दिया था उसी के बेसिस पर वो समझ गए थे कि आपकी ये फुल प्रूफ कोई पॉलिसी नहीं है और कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा कि उन्होंने कोई रास्ता आपके पास नहीं है, आप लॉकडाउन करिए। और लॉकडाउन करके आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात तो मानेंगे नहीं। और आज क्या कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते के लॉकडाउन को लिए किया और उसके बाद जब उसके आदेश के बाद आपने लगातार एक के बाद एक लॉकडाउन करते चले जा रहे हैं। और लॉकडाउन करने के बाद आज भी आप सारे झूठे आंकड़े हाईकोर्ट के सामने दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो समझ लेना चाहिए सरकार को कि सरकार ही सब कुछ नहीं है। उसी संविधान ने एग्जीक्यूटिव को बनाया है, उसी संविधान ने जुडिशरी को बनाया है। लेजिस्लेचर तो इस समय बेकार है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बैठा हुआ घर में। लेजिस्लेटर है, एमएलए एमपी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके तो उन्होंने मांग भी किसी नहीं की कि भाई इसमें असेंबली की लगातार मांग बहस होनी चाहिए कि ये क्या सरकार हो रही है, सरकार मैनेज नहीं कर पा रही, तो लेजिस्लेचर को आगे आना चाहिए था और उसको हंगामा करना चाहिए था कि ये क्या सरकार, इस्तीफा दो या जाओ हटो, तुम नहीं चला सकते हो तुम लोगों को इस व्यवस्था को। लेजिस्लेचर तो चुप बैठ गई है। अब कौन सा रास्ता है, हमको जीने का अधिकार है नागरिकों के पास, और जीने का अधिकार के अलावा हाईकोर्ट में जाने के अलावा क्या करेंगे। और अगर हाईकोर्ट हमारे जीने का अधिकार नहीं है तो हाईकोर्ट भी अपना रेलेवेंस खत्म कर देगी। फिर हाईकोर्ट के साख इसमें लग गए ना कि हाईकोर्ट ही नहीं कुछ कर पा रहा है। इस फैसले के बाद जो कल रात में आया है, इसके बाद कितनी उम्मीदें जगी हैं कि कोविड मैनेजमेंट कुछ तो प्रभावी होगा उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि मुझे लगता है कि कोर्ट ने अब बहुत सी चीजें स्वयं अपने हाथ में ले ली। कोर्ट को लेना चाहिए। देखिए, हमेशा जब भी कोर्ट को ऐसे मामले में जब गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो जाती है या गवर्नमेंट झूठ बोलती है या गवर्नमेंट तथ्यों को सामने ठीक ढंग से नहीं रहती है, तभी कोर्ट खुद हाथ में लेती है, खुद डायरेक्शन इश्यू करती है, मॉनिटरिंग करने लगती है। और कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है और कोर्ट मॉनिटरिंग करने के बाद एक एक बात पे इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल देख रही है कि तुमने कुछ पढ़ा। अब मेरा ही कहना है कोर्ट से कि ऐसे मामले में जो दोषी है उनको दंड भी दिया जाए। अगर क्यों होता क्या कि पिछले बार भी कोर्ट ने बहुत मामले में कॉग्निशन लिया था लेकिन दंड नहीं दिया था। इस बार लोगों को एक एक लोगों को जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दंड देना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर है उल्टे सीधे रोज नई नई पॉलिसी है, ये छोटा मोटा मामला नहीं, जान का मामला। 1 मिनट में अगर देरी करेंगे, अगर आप जान बचाने में तो 2 घंटे 3 घंटे मर जा रहे हैं, तो इसमें आप ये टाइम नहीं दिया। अरे यहाँ तो इलाज के अभाव में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की मौत हुई है, जिसकी जांच के आदेश हुए हैं। आम आदमी की जान की तो कोई कीमत नहीं, कीड़े मकोड़े से बदतर है आम आदमी की जिंदगी। आम आदमी तो परवाही नहीं कर रहा है ना। जब आप बताइए, कोई भी आदमी, मैं आप महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, कोई भी आदमी अगर सीरियस हो जाए तो उसको प्रोवाइड मेडिकल नहीं कर सकते हैं। और ये कहना कि हमारी सरकार ने ये व्यवस्था करी है, पर बिल्कुल इतना झूठ तो कोई सरकार आज तक मैंने समझता कि कोई झूठ इस तरह से कोई बोल सकता है। और क्यों, किस लिए झूठ बोले भाई? आप अपने लोगों से क्यों झूठ बोले? आपके इन्हीं लोगों ने वोट दिया है, आपको यही जिताया है, इन्होंने सत्ता मिला लिया, न नैतिकता है, न आपके संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है, न नैतिकता है, न संवेदना है, और न लोगों की पीड़ा समझने की स्थिति, और न संवैधानिक दायित्व है। न संवैधानिक दायित्व का भी निर्वाह नहीं कर रहे, क्योंकि संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते तो हाईकोर्ट के सामने झूठ एफिडेविट नहीं देते।
झूठ दमदार है इनका। ओके, वो भी एक दायित्व ना, थैंक यू सर, दायित्व भी आपका। शुक्रिया आपका। संदीप सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, प्रधान हैं और प्रधान संघ को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप। आज आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है इस डिबेट में। आमंत्रित इस मकसद से किया गया है कि गाँव के एक तो हालात क्या हैं, आप तमाम प्रधान भाइयों से जुड़े होंगे, बहनों से जुड़े होंगे, कैसे हालात हैं गांव के, एक तो ये बताओ। दूसरा, गांव को कैसे बचाया जाए, आपके पास क्या सुझाव और सलाह है? आप तो युवा हैं और प्रधान भी हैं। मेरा ये मानना है कि अगर चुनाव टाल दिए जाते, पंचायत चुनाव का ना कराए जाते जी, तो आप बोले, आप तो ऐसी आपदा गाँव में ना फैलती। पिछली बार भी कोरोना आया था लेकिन गाँव में नहीं फैला था। इस बार पंचायत चुनाव के चक्कर में ही पूरा कोरोना गाँव फैल गया, इससे लोग तबाह हैं, मर रहे हैं। किस तरह की खबरें आ रही हैं गाँव से? गांव से धर्म में चुनाव जो हुए तो बाहर से लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में नौकरी करते थे, वहाँ से लोग आए, उन्होंने यहाँ लखनऊ आके फैला दिया, लखनऊ आसपास बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, तो सब बाहरी लोगों ने यहाँ पूरा कोरोना लेकर के गांव में फैला दिया, वरना गांव में कोरोना नहीं था। पिछले साल देखिए गांव में कहीं भी कोरोना नहीं था। अच्छा, तो ये गांव में कैसे संभाला जाए, क्योंकि टेस्ट वगैरह तो हो नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो फिर? हम लोग अब सरकार की भी मदद ले रहे हैं, थोड़ी बहुत अपनी भी मदद कर ले रहे हैं। इससे जो हम लोग हैं कि ये देखिए राजनीतिक वो नहीं है कि राजनीति की जाए इस मुद्दे पर। हमारा मानना है कि हम जैसे हम प्रधान हैं तो हम अपनी पास से भी गांव की सेवा करें, गांव वालों को बचाएं, इस महामारी से बचाएं। ये बताओ, जो पिछली बार थर्मल मीटर थर्मल स्कैनर खरीदा गया था, ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, ये सब कहाँ चले गए? हम लोगों ने अपने पास खरीदे थे निजी, सरकार से नहीं लिया था हमने, कि सरकार ने दिया 5,000 का, उसके बाद जांचें शुरू हो गई उसकी, तो हम लोगों ने वो सरकार से नहीं अपने पास से खरीदे थे जो थे ऑक्सीमीटर और वो सब। गांव में क्या पर्याप्त टेस्ट हो रहे हैं लखनऊ के बाहर? लखनऊ के बाहर तो बहुत कम हो रहे हैं। ओके, लखनऊ में लेकिन हो रहा है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मेरे साथ डॉक्टर सूर्यकांत मौजूद हैं और तमाम लोग पेन कापी लेकर मोबाइल की रिकॉर्डिंग खोल के इनके इंतजार में बैठे हुए। बहुत शुक्रिया आपका। कल आप नहीं थे, लोगों ने बहुत मिस किया और आपके लिए बड़े मैसेज मुझे भेजे हैं। लेकिन पहले मैं अपना एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, फिर मैं जनता का सवाल करूँगा। थोड़ा इसमें मैं स्वार्थ दिखा रहा हूँ। जी जी जी। मैंने WHO की रिपोर्ट पढ़ी है जी, तमाम इंग्लैंड के मेडिकल जर्नल्स पढ़े हैं जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आइवरमेक्टिन, जिसकी खोज करके आपने बहुत से लोगों को ठीक किया कोरोना के मामले पे, अब WHO कह रही है कि आइवरमेक्टिन कोरोना के मामले में उचित और कारगर दवा नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े लिखे वर्ग में असमंजस आ गया है, थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 महीने में कितनी अच्छी से पूरी दुनिया में कोरोना मैनेज किया है वो हमारे सबके सामने है। उसकी भूमिका तो होनी चाहिए थी कि स्वास्थ्य के सबसे बड़े संगठन के नाते दोनों बाहें फैलाकर अपनी पूरी ऊर्जा से, पूरी स्फूर्ति से वो लोगों को बचाता, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका ही संदेह के घारे में आ गई। यहां तक कि ट्रंप ने तो उसकी फंडिंग भी बंद कर दी थी। कई उस पर आरोप लगे, यहां तक कि एक जहां से कोरोना निकला है उस देश के साथ उसके गठबंधन के भी आरोप लगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आज मैं आपको बता दूं, पता भी है आपको, आपके दर्शकों को भी बता दूं कि आइवरमेक्टिन की गूंज अब लखनऊ तक नहीं सीमित है, लखनऊ के गांव तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश के गांव तक सीमित नहीं है, इस देश तक सीमित नहीं है, पूरे अंतरराष्ट्रीय धमक बना चुकी है डॉक्टर सूर्यकांत की आइवरमेक्टिन। इसका मैं प्रमाण देता हूं। आज मेरा इंटरव्यू इंटरनेशनल मेडिकल इंफॉर्मेशन की एडिटर क्रिस्टीन क्लार्क, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है उसका, उन्होंने लिया है और उन्होंने जूम पे मेरा इंटरव्यू लिया है और उन्होंने कहा है कि पूरा इंटरव्यू आपका आइवरमेक्टिन पर रहेगा। पहले उन्होंने क्वेश्चंस मेल किए और कहा कि डॉक्टर सूर्यकांत आप अप्रूव करिए और अपना कोई क्वेश्चन इसमें डालना चाहते हैं तो डालिए। मैंने कहा इसमें एक ही क्वेश्चन में डालूंगा कि व्हाई आई चूज आइवरमेक्टिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। उन्होंने वो भी शामिल किया। उनका आखिरी क्वेश्चन मालूम क्या था? सब कुछ बताया मैंने उनको। आखिरी क्वेश्चन था कि WHO कहता है कि सिर्फ ट्रायल में आप आइवरमेक्टिन इस्तेमाल करिए, पब्लिक में इस्तेमाल ना करिए। अरे भाई, 15 महीने हो गए ट्रायल करते करते, कब तक हम ट्रायल में इस्तेमाल करेंगे? मैंने उनको वो जवाब दिया मुंह तोड़। मैंने कहा देखिए, मैं WHO की तौहीन नहीं करना चाहता हूं, बहुत बड़ा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मैडम,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि WHO की एग्जैक्ट स्थिति क्या है ये आप भी जानती हैं और हम भी जानती हैं। तो वो मुस्कराई और फिर मैंने कहा कि WHO इस 2 लाइनों के ट्वीट से डॉक्टर सूर्यकांत को आइवरमेक्टिन के माध्यम से अपने लोगों को बचाने के लिए रोक नहीं पाएगा। इससे मैं चुनौती देता हूं, रोक पाए तो रोक ले। वाह, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मुझे अपने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों, खासतौर ग्रामीण भाइयों को बचाना है और इसीलिए मेरे छोटे भाई संदीप जी यहां चल के आए हैं। जी, नहीं, इनको विशेष तौर पर आपने बुलाया है। जी जी, मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि भाई प्रधानों को आगे बढ़ के आना चाहिए। हाँ। और मैं बात करता हूं अब कि अब प्रधान और हम भारत समाचार और सब क्या करना चाहिए, कैसे मिलाएं। 59,000 गांव हैं करीब इस उत्तर प्रदेश में। और मैंने अभी संदीप जी से कहा है, आपसे भी कहा है, मैं हरीश जी को भी कहता हूं, इन सबका मुझे नाम, गांव का नाम और मोबाइल नंबर दीजिए। मेरे दिमाग में योजना है इन कैसे जोड़ा जाए इनको, और हम सीधे संवाद करेंगे प्रधानों से, एक एक गांव से संवाद करेंगे और एक एक गांव के एक एक आदमी को बचाएंगे। कोई रोक नहीं सकता मुझे। एक बात। दूसरी बात, सबसे मैं कहता हूं गांव वालों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मृत्यु दर देखिए भयावता बहुत है, केस बहुत निकल रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत है, उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है, लोग मर रहे हैं, ये सब सही है। लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी मृत्यु दर 1% है, यानी 100 में 1 की मृत्यु होगी। इसलिए घबराइए मत, घबराइए मत, थोड़ा चिंता करिए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। और गारंटी है 99% कि आप ठीक हो जाएंगे और ठीक होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई मुझे स्टैम्प पेपर पर लिखवा के को तैयार हो, मैं स्टैम्प पेपर पर लिखने को तैयार हूं। पर क्या करे, आदमी का टेस्ट नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। जी मैं बताता हूं, इसीलिए मैंने कहा है, ना जांच ना रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर सूर्यकांत को, किसी जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना RT-PCR की जरूरत है मुझे, ना एंटीजन टेस्ट की जरूरत है, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो क्या करे पब्लिक? केवल प्रधानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया पल्स ऑक्सीमीटर दिलवा दो। और कल ईद है, ईद की मुबारक देखता हूं मुसलमानों भाइयों को, लेकिन मैं एक ईदी मांगता हूं उनसे, ईदी दे देना मेरे गरीब गांव के भाइयों को पल्स ऑक्सीमीटर के रूप में। अल्लाह आपको इतनी नियामत देगा, इतनी खुशियां देगा कि आप पे संभाल ही नहीं संभलेंगी, आपके घर में छप्पड़ फाड़ के खुशियां मिलेंगी, इतना पुण्य मिलेगा। ये मेरी दुआ है उनके लिए। बस ईदी के रूप में मुझे पल्स ऑक्सीमीटर दे देना ग्रामीण भाइयों के लिए। जहां भी जिस गांव से आप आते हैं, लखनऊ में रहते हो लेकिन ओरिजिनल तो आपका गांव से हुआ होगा, उस गांव में 4-5 जो लोग बाहर भी हैं खरीद के अपने गांव को भेजें, अपने गांव को भेज दें। आज सब मुसलमान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कल ईद खूब मनाइए। लेकिन वैसे आपके एडवाइस पे मैं पिछले हफ्ते ही अपने गांव भेज चुका हूं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और मैं मुसलमान भाइयों से अपना निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं, सेवैयां जरूर खाना, लेकिन सेवैयां के साथ साथ दवाइयां भी याद रखना। कुछ दवाइयां भी गांव वालों को भेज देना। बहुत महंगी दवाएं डॉक्टर सूर्यकांत की नहीं है। अरे मात्र एक मरीज के लिए क्या दवाएं भेजें? जी मैं बताता हूं क्या दवाएं भेजें। मैंने कहा था कि पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाए, और पिछली बार में थोड़ा मॉडिफिकेशन, पिछली बार मैंने कहा था ओपन चबूतरे में सब लोग आ जाओ और अपना अपना जांच कराओ। अब मेरे दिमाग में आया कि भाई कई बार महिलाएं हैं, बहनें हैं, संकोच करेंगी, उनको बुखार होगा तब भी वो जांच कराने नहीं जाएंगी। तो संदीप जी बैठे हैं, और प्रधानों से मेरा निवेदन है कि पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू एक यूथ का एक यूनियन बना लीजिए, एक टोली बना लीजिए, एक महिलाओं की बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, और घर में कितने लोग हैं सबको एक एक करके बुलाइए, सबका पल्सीमीटर रजिस्टर बना लीजिए, डेट रखिए, उसमें उनका ऑक्सीजन का लेवल नोट करिए। जिस घर में किसी का 94 से नीचे ऑक्सीजन लेवल निकले, अरे दुनिया की कोई बीमारी नहीं है, उसको सिर्फ एक बीमारी है, उसका नाम है कोरोना, और उसको दवा शुरू करना। बुखार के लिए पैरासिटामोल जो मैंने बताई थी, उसके अलावा 3 दवाएं और दे देना। आइवरमेक्टिन, जिसकी मैंने कहा कि गूंज अब उत्तर प्रदेश तक नहीं, गांव में नहीं, पूरी दुनिया में गूंज चल रही है। आइवरमेक्टिन पर 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद खानी होती है, सिर्फ 5 दिन। वो 5 गोलियां आइवरमेक्टिन, एक किट बना लीजिए, करीब 20 गोलियां करीब 15 पैरासिटामोल की डाल दीजिए। दिन में 3-4 की जरूरत पड़ेगी 5 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा, तो 20 गोलियां एक किट में पैरासिटामोल की डाल दीजिए, 5 गोलियां आइवरमेक्टिन की डाल दीजिए, 10 कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन के डाल दीजिए, और 5 गोली प्रेडनिसोलोन की डाल दीजिए। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना जो मेडिकल स्टोर या जेनरिक वाले से लेंगे, या ओपन मार्केट से, या फार्मास्यूटिकल भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि इसमें थोड़ा सब्सिडाइज दे दीजिए। मात्र 50 रुपए में ये 4 दवाएं आ जाएंगी। जी अरे भाई 50 रुपए में अगर आप कोरोना ठीक कर सकते हैं तो इससे अच्छा सस्ता और क्या विकल्प? क्यों नहीं ये कर सकती सरकार की? क्या इन सब दवाओं को हम भेज नहीं सकते गांव में?
बड़ी तादाद में सरकार वहां गांव को भेज दे, प्रधानों के पास रखवा दे। मैं तो भाई आशा बहुओं के पास रखवा दें। मैं तो करबद्ध सिर झुका के सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं सरकार से भी कर रहा हूं, मैं असरकार लोगों भाई फाइलेरिया मलेरिया की दवाई आप भेजते हैं ना जी, तो इसको भी भेज दो गांव में। मैं तो सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं, जो असरदार रसूख वाले लोग हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, फार्मा इंडस्ट्री से भी निवेदन कर रहा हूं, मेडिकल स्टोर के भाई बहनों से भी निवेदन कर रहा हूं, प्रधानों से भी कर रहा हूं, सबसे कर रहा हूं कि भाई प्रधानों जीत गए हो, बूंदी का लड्डू और बेसन का लड्डू खिलाना है ना खिलाना, बर्फी खिलाना ना खिलाना, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर जरूर वहां इंतजाम कर देना। सब प्रधानों से मेरा निवेदन है जी। और बस 3-4 चीजें ध्यान रखना। 2 मैंने मैजिक नंबर बताए थे, एक 94, 94 और दूसरा 90। 94 के नीचे जाए तो ये दबा शुरू कर देना और पेट के बल लेटना शुरू कर देना। आपको ये मत पूछना पेट के बल कैसे लेटा नहीं, वो वीडियो आपका हमने पहुंचा दिया है सबको। हाँ, वीडियो मैंने आपको दे दिया है, वीडियो चलाइए जो उनको नहीं समझ में आया, बचपन में जिनको नहीं याद है। हालांकि अभी भी लोग बचपन खूब पेट के बल लेटते हैं। तो पेट के बल लेटना, खूब ऑक्सीजन बढ़ेगी, घर में पॉजिटिव वातावरण रखना, खूब पॉजिटिव बढ़ेगी। हो सके तो मरीज के मन का संगीत बजा देना घर में संगीत, अच्छा मन का संगीत बजेगा तो भी ऑक्सीजन ऐसे उछाल मारेगी। एक एक सारे गामा की जो रिदम होती ना, उस रिदम के साथ वो डालेगी जी। अरे भाई, अगर वो माधुरी दीक्षित का फैन है हमारा मरीज, तो माधुरी दीक्षित की फिल्म दिखा देना। और अगर कैटरीना कैफ का पसंदीदा है उसकी हीरोइन, तो कैटरीना कैफ की पिक्चर दिखा देना। कैटरीना कैफ का सामने टीवी पे देखेगा और उसका ऑक्सीजन उछाल मारेगा। आप क्या देखते हैं ये बता दीजिए, लोग वही फॉलो कर लेंगे। चलिए ये फिर कभी बताएंगे। हाँ, राइट। वीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांव से क्या खबरें आ रही हैं और सरकार का ध्यान गांव के लोगों को बचाने में कम, सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड हो रहा है और क्या चल रहा है, इमेज कैसे बूस्टअप की जाए, इमेज कैसे ठीक की जाए, इस पर अधिक दिखाई दे रहा है। देखिए, चूँकि हरीश जी की पार्टी ने 4 साल में इतना बेमिसाल काम किया है, इतना ढिंढोरा पीटा है कि उसका जगह जगह आप तमाशा देख सकते हैं। शहरों में ऑक्सीजन से लेके और एम्बुलेंस से लेके जो हालत रही है, और 100 वाहन से लेके जो वसूली हुई लकड़ी तक का अभाव, अब ये गांव तक पहुंच रहा है। लेकिन ये कुछ मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको खाली अपनी सरकार की वाहवाही करनी है। इस प्रदेश में ऐसी सरकार है जहां विधायक की नहीं सुनी जाती, सांसद की नहीं सुनी जाती, मंत्री की नहीं सुनी जाती, और ये कहते हैं कि सब हरा हरा है। अरे भाई, गांव में लोगों का बदन बुखार से तप रहा है, नापने के लिए ऑक्सीमीटर नहीं है, खाने के लिए दवा नहीं है, और आप कह रहे हो आंकड़ा घट गया भैया, कोरोना भाग गया। अरे जब जांचें नहीं करोगे तो कोरोना का आंकड़ा घट जाएगा। लोग एक घर में 2-2, 3-3 मौतें हो रही, 4-4 मौतें हो रही हैं। लोग टूट जा रहे हैं, लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। जमीन जायदाद घर द्वार किसके लिए है? सब खत्म हो जा रहा है। सरकार को कुछ मानना नहीं है भाई, इनकी फाइल में बस खाली मौसम गुलाबी रहे। अच्छा, सरकार में नेता साथ भी नहीं दे रहे हैं, इनके पास 4-6 अफसर हैं, वही इनके साथ हैं, वही सरकार है, बाकी तो सब चल ही रहा है। भाई, आप इतने दिन से देख रहे हैं कि अभी आज इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया कोरोना काल में, गरीबों को और गाँवों को लाभान्वित करने के लिए शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। लखनऊ में भी चल रहा था, बड़ा दबाव था, प्रदेश के कई जिलों में, तो इससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। ये आप एक अच्छा इनका इनिशिएटिव कह सकते हैं। अब दारू की दुकान खोलना कोई अच्छा इनिशिएटिव कैसे है भाई? अब सांसदों ने, मंत्रियों ने, सबने गांव गोद लिया था, 4-4 साल, 7-7 साल हो गया। वो गांव सब गोदे में है कि कुछ चल वल पा रहे हैं 2-4 कदम, उसको आप देख ही रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं टीवी पे। तो आप खाली दावे सुनिए बैठ के, जमीन पे कुछ है ही नहीं। पंचायत चुनाव में अभी बीजेपी लेट गई एकदम, लेकिन ये आंकड़ा दिखा रहे हैं कि साहब बहुत जीत लिया, बहुत जीत लिया। ये अपने सिंबल पे लड़े थे, उसको ये बताते नहीं कितने लोगों के हार गए, कितने जीत लिए। अभी ये अध्यक्षी लड़ना है इनको, ब्लॉक प्रमुखी। अब इनके यहाँ कौन नेता जिम्मेदारी लेगा? भैया हम जिता के लाएंगे। अखिलेश के टाइम में तो 62-63 जिले जीत गए थे समाजवादी वाले। बीजेपी में कोई जिम्मेदारी लेगा? अब देखिए अभी चमत्कार, क्योंकि डीएम एसपी किसी को सुनते ही नहीं, तो चुनाव कौन जिताएगा?
मंत्रियों की हालत बहुत खराब है, विधायकों की। आप टीवी पे तमाम दिन बाइटें देख ही रहे हैं। आज पिछले 2-3 दिनों से नदी में लाशें तैर रही हैं। हमारे जो अपने हैं, किसी न किसी के होंगे, भाई बहन माता पिता, सब गरीबी का विद्रूप स्वरूप है कि हम उनको जला नहीं पा रहे हैं या उनको दफना नहीं पा रहे हैं, उनको नदी में डाल परवाह कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे अपनों को अगर कुत्ते और चील कौवे ये नोच के खाएंगे, कितना दर्द होता होगा। भले हम वहां देखने ना जाएं, पर हरीश जी कहते हैं ये इस तरह के दृश्य मत दिखाइए, राष्ट्रीय चरित्र खराब होता है। हाँ, तो क्या दिखाएं? जो सरकार की कमियों को, जनता की समस्याओं को दिखाना चरित्र खराब होगा। भाई ये है कि तुम करो तो रासलीला, हम करी तो कैरेक्टर ढीला। मतलब ये तो वही बात हो गई कि गरीब आदमी का मारत रहो और बोले भी ना कुछ। ये इस तरह की क्या सरकार आई है? हाँ। इस तरह की उत्तर प्रदेश में क्या सरकार की आप उम्मीद करते हैं? जो प्रधानमंत्री ने बनारस में आज अरविंद शर्मा को जिम्मेदारी देकर कहा कि आप कोविड कंट्रोल करिए, डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, सारा और सारा संसाधन सीएसआर के फंड लगाइए। क्या उत्तर प्रदेश के मंडलों में कई मंत्रियों और विधायकों की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी? मुख्यमंत्री का जिला गोरखपुर में, वहां तमाम विधायक हैं, वहां तो डॉक्टर ही विधायक हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल, उनको आप जिम्मेदारी दे देते, मेरठ में दे देते, बरेली में दे देते, कानपुर में दे देते किसी मंत्री को। सतीश महाना बैठे हैं, तमाम लोग बैठे चिट्ठी लिख रहे हैं। लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने कितना काम किया आपने देखा। तो आप किसी को जिम्मेदारी देके और एक टीम बना के और जनता के बीच जो लोग जो जनता से कनेक्टेड हो वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हो। भाई 100 में 10-20 को भी बचा लेंगे तो बड़ा योगदान होगा इस समाज के लिए। बात है। लेकिन इनके यहाँ तो मंत्री, विधायक, सांसद सब पोल खोल रहे हैं, तब इनको राष्ट्रीय चरित्र अपना नहीं दिखता है। अपने लोग इनके कुर्ता पजामा फाड़ने तुले हैं, वो उस पर ये बात नहीं करेंगे। सरकार चलाना तो नौसिखिया भी चला ले, इसमें कौन बहादुरी है भाई? बहुमत की सरकार है, इसमें कौन आपकी सरकार गिरा देगा? कोई भी मुख्यमंत्री बना दीजिए आप, सरकार चलती रहेगी। ये कौन सी बड़ी सरकार? वो है जो जनता के द्वार हो, जो जनता की पीड़ा समझती हो। एम्बुलेंस ना मिले, लोग कांधे पर अपने लोगों को साइकिल में 100 को ले जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री और मंत्री होता है जो लोगों का दुख दर्द समझता है और वो खुल के दिले खुले मन से गरीबों की मदद करता है, आर्थिक मदद करता है, उनको स्वास्थ्य की मदद करता है, उनको संसाधन उपलब्ध कराता है। तो देने के नाम पर तो थोड़ा हाथ तंग है ब्रजेश जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंह पर आज मास्क लगाए हैं हम लोग तो इस हालत में हैं, लेकिन अगर हमने मुंह पर ताला लगा लिया तो आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी इसके लिए। आप देखिएगा, आज जो लोग मौन हैं, जो लोग FIR से डर रहे हैं, जो लोग सच्चाई रखते हैं, उनके खिलाफ लोकतंत्र में क्या ये सिस्टम रहा है जी? आप बताइए। क्या बीजेपी ये कहती है कि लोकतंत्र की वो बहुत बड़ी पक्षधर है, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन करेगा उसे जेल हो जाएगी, कोई विरोध में बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। अरे ऑक्सीजन की कमी एक अस्पताल ने लखनऊ बता दी, फाट पड़े उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन वाले। तो समस्या कल तो हाईकोर्ट ने उसको स्टे दे दिया रात में। आप रोजगार मांगेंगे आपको लाठी मिलेगी, सवाल करेंगे मुकदमा लिखा जाएगा, प्रदर्शन करेंगे देशद्रोही कहलाएंगे। और ऑक्सीजन मांगेंगे तो सरकार को बदनाम करने की साजिश। बस सरकार की बुराई मत करो, बाकी आप इनके समर्थन में नारेबाजी करते रहो जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो शख्स जो मुझसे कद में बड़ा था, एक शख्स जो मुझसे कद में बड़ा था और देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था, जिसका हम बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन अब भाई ठीक है, जिसका चल रही है 5 साल तो चलेगी ही। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए, हम लोग पेड़ को, पत्थर को, पशु को, सबको अटूट विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, इनको ईश्वर की तरह मानते हैं। लेकिन जब मदद की बात आती है तो इंसान को इंसान नहीं मानता।
सरकारें पता नहीं क्यों सिर्फ आंकड़ेबाजी में और अफसरों के चक्कर में उलझी रहती हैं। जी, कंक्लूड इतनी बड़ी त्रासदी है, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जी, सरकारी व्यवस्थाओं की असफलता को स्वीकार करना पड़ेगा। करेक्ट है। आप इन सब चीजों से खाली की विपक्ष आलोचना, विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये कह के नहीं बच सकते हैं। लेकिन ठीक है भाई, अभी डंडा आपके हाथ में है, चाहे जितना चलाओ। अच्छा, ये बात बड़ी आ रही थी आज कि झूठ पर कि साहब फलाना WHO ने ऐसा कह दिया, वो झूठ है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब ये विपक्ष वाले जो कहते हैं सब झूठ है। झूठ पर बड़ी बातें। तो झूठ पर एक साहित्य आज मैं पेश करूंगा कि बढ़ा न पाया, जो सरकारें हैं उनके लिए, बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। और मैं सच की रोशनी बिखेरने में ही लगा रहा, और तमाम लोग बन गए महान झूठ बोलकर। और कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, और चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोलकर। और अब हकीकतों को बेचने का मशवरा मुझे ना दो, और तुम ही चलाओ अपना खानदान झूठ बोलकर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज दैनिक जागरण में लखनऊ में एक रिपोर्ट है, हो सकता है कि आपने अखबार में ये रिपोर्ट पढ़ी हो। दैनिक जागरण का दावा है कि अप्रैल अंतिम हफ्ते के मुकाबले इस वक्त लखनऊ के भीतर जांचें आधे से भी कम कर दी गई हैं। ये दैनिक जागरण ने दावा किया है, और इस पर सीएमओ का स्टेटमेंट भी है, उन्होंने स्वीकारा भी है। हरीश जी, देखिए ब्रजेश जी, जो ओवरऑल प्रदेश की जो रिपोर्ट आती है उसमें तो जो जांच है उसमें लगातार 1 लाख जांचें RT-PCR की उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश की दिखाई गई हैं जी। और उसके अलावा एंटीजन टेस्ट वगैरह मिला के 2 लाख से ज्यादा जांचें हैं। लखनऊ में जो जांच, जो दैनिक जागरण में रिपोर्ट है, अगर सीएमओ ने इस बात को स्वीकार किया है तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि यहाँ उन्होंने जांच घटाई है जी। और मैं तो सभी आला अधिकारियों से इस बात को एक लंबे समय से कहता रहा हूँ कि सरकारी और प्राइवेट दोनों जांचों को फ्री किया जाना चाहिए, ताकि इसके जांचें हो सके और इसको कंटेन करने में मदद मिल सके जी। मैं पुनः ये आपकी जो जी, आप बिल्कुल इसके बारे में सरकार से भी बात करें कि 30,000 जांचें होती थी लखनऊ में रोजाना अप्रैल अंतिम हफ्ते तक। इस वक्त जब हम 12 तारीख को आपसे बात कर रहे हैं, जांचें 15 से 16,000 दिन पे आ गई हैं, यानी 50% से ज्यादा जांचें कम है संक्रमण की, उनको भी मैं उठाऊंगा। और ये भी आपका जो बिंदु आए, जो तथ्य आए हैं, ये भी मैं सरकार के आला अधिकारियों तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी, बहुत शुक्रिया। राजपाल जी, ये तो अब सीएमओ की रिपोर्ट बता रही है कि लखनऊ में जांचें आधी हो गई हैं। हाईकोर्ट में खुद एफिडेविट दे के आई सरकार की जांचें कम हो गई हैं। जब जांच ही नहीं करोगे तो कोरोना पकड़ेगा कहां से? जी ब्रजेश जी, ये आंकड़े मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने कंट्रोल कर लिया, इसीलिए किट ही नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। ना डॉक्टरों को किट उपलब्ध कराई जाए, ना PSC ना CSC, लोगों को किट ही नहीं दी जा रही और सबको टारगेट दे दिया गया, इससे ज्यादा जांच मत करिए। ये सब और करो भी तो नेगेटिव रिपोर्ट लाओ जी। और ये तो लाशों तक को मैनेज कर दे रहे हैं, तो और क्या हो सकता है? आप इसी राजधानी में आपने देखा है, वो तो आपको आपने देखा किस तरीके से लाशें तक कितनी जलाई जा रही, कितनी मौत हो रही, उनको तक मैनेज कर दे रहे हैं। इस राउंड में थोड़ा सा वक्त का अभाव है। ये सरकार षड्यंत्र सीबी पांडे जी, ये जो शिकायत प्रकोष्ठ हाईकोर्ट बना रहा है, इससे कुछ उम्मीद है? देखिए, जब शिकायत प्रकोष्ठ के सामने भी जब इंफॉर्मेशन आप देंगे तभी तो होगा। शिकायत प्रकोष्ठ के सामने जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट के ही माध्यम से जाएगा। तो माध्यम से जो गवर्नमेंट को ही देना है, अगर गवर्नमेंट वहां भी सच्चाई के साथ इंफॉर्मेशन नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? प्रकोष्ठ क्या कर लेगी? तो इसलिए हाईकोर्ट को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा कि हम डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली वो अपना एक खुद का एक कोई चैनल बनावे जिससे वो सीधे इंफॉर्मेशन ले, और उसमें इंफॉर्मेशन देने पर अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन उनको मिलती है तो उसको फिर कार्रवाई करना चाहता हूं कि उस जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा था कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रीटमेंट
और आप जो है कैसे रोक सकते हैं इसको? डॉक्टर सूर्यकांत ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे आप ये सब करते रहिए, ट्रीटमेंट टेस्टिंग कम से कम वो जो मिनिमम से मिनिमम फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो तो सबको प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए बहुत होता है डॉक्टर सूर्यकांत की बात जनता सुनती है, सरकार नहीं दिलचस्पी लेती, काम करते हैं। इसीलिए मैं इनको जनता का मेडिकल एडवाइजर कहता हूं। संदीप, आप मुझे बताओ, आप गांव के प्रधानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इस बीमारी से कैसे निपटे? जी शुक्रिया। सभी प्रधान भाइयों से निवेदन है कि अपने अपने गांव में सरकार से अपेक्षा करते हुए भी ना करते हुए भी अपनी तरफ से भी पूरा सहयोग करें, गांव में अपनी तरफ से जो करना हो करें, इससे गांव खुशहाल रहे और डॉक्टर साहब की सलाह माने। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया सूर्यकांत जी ने कि जो दवाइयाँ बताई, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं आइवरमेक्टिन खाकर वो ठीक हुए हैं। WHO की बात से दर्शक सहमत नहीं है। काफ़ी मैसेजेस फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस वक्त आ रहे हैं। गांव के लोगों को आप कैसे क्या और मशवरा देना चाहेंगे कि उनको और किस तरह के एहतियात की आवश्यकता है? बिल्कुल, गांव के लोगों को मैं कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, उन्हीं की भाषा में 2-3 उनके प्रचलन में आने वाली चीज़ें समझाऊंगा कि एक तो भाई मास्क हो या न हो, अपना जो गमछा अंगोछा आप जो यहाँ रखते हैं उसकी 4 परत बनाइए और नाक मुंह बहुत अच्छे से रखिए, तभी घर से बाहर निकलिए। रात को शाम को उसको साबुन पानी से धुल दीजिए, अगले दिन वो तैयार। इससे बढ़िया मास्क WHO नहीं बना पाएगा। WHO को चुनौती देता हूं कि अंगोछा से बढ़िया मास्क बना के दिखा दे। 4 लेयर बनाई जाए, मतलब 4 लेयर बनाई जाए। ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि गर्मी आ रही है और जब बुखार होता है तो वाटर लॉस होता है बॉडी से, और मरीज कोरोना से नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन से मर जाता है इस समय। तो इसलिए उन सबसे निवेदन है कि आप मट्ठा पीते रहिए। आपका पर्चा चला रहे हैं? हाँ, पर्चा चला रहे, बहुत अच्छी जी, आप बोलें जी। पर्चा, आप मट्ठा पीते रहिए। आप नींबू की शिकंजी, जिसमें नींबू पानी में डाल के और थोड़ा चीनी और नमक डाल के, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो, डायबिटीज़ है तो चीनी हटा दीजिए, केवल नमक डाल के वो पीते रहिए नींबू की शिकंजी। और खीरा, खरबूजा और तरबूज, ये तीनों खाते रहिए। ना आप कोरोना से मरेंगे, ना डिहाइड्रेशन से मरेंगे, बिल्कुल स्वस्थ हैं आप, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम सब आपके पीछे खड़े हैं, आपकी निगरानी करेंगे, स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे, स्वास्थ्य रखेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। पर इस बात का वायदा करो कि आप इसकी और रिसर्च करते रहोगे। गांव के लोगों को कौन से और आसान ट्रीटमेंट हैं जो वो करके ठीक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकारों का रुख तो सबको ही पता है। अब गांव के लोग बेचारे कैसे बचें, हमें उस पर प्रयास करना है। तो आप ये वायदा भी करिए कि आप नियमित तौर पर आते रहेंगे और गांव के लोगों को अपने रिसर्च के माध्यम से, अनुभव और एविडेंस के माध्यम से आप उनका ट्रीटमेंट करोगे। बिल्कुल, मैंने अध्ययन अपना दोगुना कर दिया, बढ़ा दिया है। हाँ, ताकि गांव के लोगों को उनकी भाषा में आप बता सको। राजपाल जी कुछ पूछना चाहते हैं, 10 सेकंड है आपके पास। राजपाल जी। ब्रजेश जी, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहे कि आप अपने चैनल के माध्यम से गांव में बहुत से मरीज ठीक हुए हैं। आपके चैनल को लोग देखते हैं, गांव में कई लोग फोन करते हैं कि ब्रजेश जी के चैनल पे जो सलाह माननीय डॉक्टर साहब देते हैं उसको लोग मान के कई लोगों को फायदा हुआ है। क्या आप डॉक्टर सूर्यकांत का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जी 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 जी, बिल्कुल। मैंने तो डॉक्टर साहब की बात सारे आला अधिकारियों तक पहुंचाई और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उनकी सलाह से तमाम लोग स्वस्थ हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती वक्त इस परिचर्चा के लिए निकालने के लिए। गाँव के बहनों भाइयों से, बच्चों और बुजुर्गों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया संयम बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, डॉक्टर साहब ने गमछा बताया उसका इस्तेमाल करें, घर पे आवश्यक दवाएं पहले से लेके रख लें, 50-60 रुपए की आती है, जीवन रक्षक दवा है, ला के घर में रख लो। किसी को ऐसे सिम्टम आए, जांच हो ना हो, कोई करे ना करे, दवाई घर पे शुरू कर दो। मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में आप दवाएं शुरू कर देंगे तो आपके परिजन जल्दी ठीक हो सकते हैं और उनको इस बीमारी के गंभीर खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।